क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि डेट आई एम नॉट गुड एनफ? क्या आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आप में कोई इच्छा, कोई चाहत ही नहीं बची? क्या आपके मन में भी ऐसे थॉट्स का सिलसिला लगा रहता है जो मन को निराशा से भर देते हैं? जब ये नेगेटिव थॉट्स लंबे समय तक हमारे मन में चलते रहते हैं तो हमारे मेंटल स्टेट को डिस्टर्ब कर देते हैं। आप डिप्रेशन को ठीक करने के एक नए मेथड कॉग्निटिव थेरेपी के बारे में जानेंगे। इस थेरेपी के जरिए आप खुद को अच्छा महसूस करवाने की शुरुआत कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ब्रेक थ्रू इन द ट्रीटमेंट ऑफ मूड डिसऑर्डर। डिप्रेशन एक ऐसा शब्द है जो आजकल हमें अक्सर सुनने मिल जाता है। यह एक मेंटल कंडीशन है जिसकी चपेट में कई लोग आ चुके हैं। एक बात जिस पर हम ध्यान नहीं देते वो है कि हम अक्सर इसे अनदेखा कर देते हैं, जो आगे चलकर बहुत खतरनाक रूप ले सकता है, क्योंकि डिप्रेशन अगर वक्त पर ना संभाला जाए तो इंसान को आत्महत्या के दरवाजे तक ले जा सकता है। लंबे समय से इसे ट्रीट करने के लिए साइकोथेरेपी और दवाइयों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हाल ही में साइकोलॉजिस्ट ने इससे भी ज्यादा असरदार तरीके के बारे में पता लगाया जिसे कॉग्निटिव थेरेपी कहते हैं। ये थेरेपी बड़ी जल्दी आपका मूड बदलने में मदद करती है। यह एक थेरेपी है जो आपको खुद को और अपने मूड को अच्छे से समझने में और उसे कंट्रोल करने में मदद करती है। इस थेरेपी के असर को स्टडी करने के लिए पेंसिल्वेनिया में साइकोलॉजिस्ट के एक ग्रुप ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कॉग्निटिव थेरेपी और ड्रग थेरेपी के रिजल्ट को कंपेयर करने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने 40 से ज्यादा पेशेंट को चुना। ये पेशेंट सीवियर डिप्रेशन से जूझ रहे थे। वो इतने निराश और उदास थे कि उन्हें लगता था जैसे उनकी जिंदगी खत्म हो चुकी है और उनके लिए अब कुछ नहीं बचा। उनमें से कुछ ने तो कई बार आत्महत्या करने के बारे में भी सोचा था। इन सबको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। पहले ग्रुप को कॉग्निटिव थेरेपी दी गई, दूसरे को ड्रग थेरेपी। 12 हफ्ते तक उन्हें ऑब्जर्व किया गया। उन्हें कई अलग अलग डॉक्टर्स ने चेक किया ताकि वो सही नतीजे पर पहुंच सके। इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट ने साबित कर दिया कि कॉग्निटिव थेरेपी उतना ही असरदार था जितना कि एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां। इसका असर बड़ी तेजी और जल्द से सामने आया जो कि दवाइयों के माध्यम से नहीं आ पाया था। कॉग्निटिव थेरेपी से आप इम्प्रूवमेंट बिल्कुल सामने देख सकते हैं, क्योंकि ये आपके बॉडी का नहीं बल्कि आपके थॉट्स का इलाज करता है। इसलिए इतना इफेक्टिव है कि मन के साथ साथ इसका बॉडी पर भी असर होता है। सेकेंड पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग योर मूड, यू फील द वे यू थिंक। कई लोगों का मानना है कि डिप्रेशन का सीधा संबंध इस बात से है कि हम कैसा फील कर रहे हैं, लेकिन ये कंडीशन इससे कुछ अलग ही है। आपका ब्रेन इस डिप्रेशन की जड़ है। आप जैसा सोचते हैं उसका सीधा असर पड़ता है कि आप कैसा महसूस करते हैं। जब आप लगातार नेगेटिव बातें सोचते रहते हैं तो अचानक डिप्रेशन के अटैक आने लगते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि ये सब तो लाइफ का एक हिस्सा है या आज मेरा मूड ही खराब है, लेकिन जब आप थोड़ा रुक कर खुद को समझने की कोशिश करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हर फसाद की जड़ हमारे थॉट्स ही होते हैं। तो अब हम जान गए हैं कि डिप्रेशन का कारण नेगेटिव थिंकिंग है। कॉग्निटिव डिसऑर्डर या थिंकिंग डिसऑर्डर कई तरह के होते हैं। आपको ध्यान से समझना है कि इनमें से कौन सा आपका डिप्रेशन का कारण है, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम का कारण जान जाते हैं तो उसका निवारण भी आसानी से मिल जाता है। पहला है बहुत ज्यादा या बिल्कुल नहीं सोचना। ये तब है जब कोई अपनी पर्सनैलिटी या अचीवमेंट को एक्सट्रीम तरीकों से जज करने लगता है। जैसे जो लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं, अगर उन्हें किसी टेस्ट में एक की जगह 20 स्कोर मिल जाए तो वो मान लेते हैं कि वो फेल हो गए। दूसरा है मेंटल फिल्टर। कभी कभी जब एक इंसान डिप्रेस होता है तो वो किसी एक नेगेटिव चीज को पकड़ कर बैठ जाता है। वो बाकी के पॉजिटिव चीजों को नहीं देखता। ये तो बिल्कुल वैसा हुआ जैसे आपने एक ऐसा यूनिक चश्मा पहन रखा हो जो आपको जिंदगी के हर पहलू का सिर्फ नेगेटिव हिस्सा ही दिखाता है। कुछ लोग तो हद ही कर देते हैं, वो एक पॉजिटिव थॉट को भी नेगेटिव बना देते हैं। तो ये है तीसरा डिसऑर्डर, डिस्क्वालिफाइंग द पॉजिटिव। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ऑथर डॉक्टर डेविड की एक पेशेंट थी जो काफी डिप्रेस थी। उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। एना को लगने लगा था कि वो दुनिया की सबसे बुरी इंसान थी। उसे लगता था कि सब उससे नफरत करते हैं और वो जिंदगी में हमेशा के लिए अकेले रह जाएगी। उसे विश्वास हो गया था कि कोई उसकी परवाह नहीं करता और किसी को उससे प्यार नहीं है। डॉक्टर डेविड ने उसे समझाने की कोशिश की। हॉस्पिटल के दूसरे पेशेंट्स और स्टाफ उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन एना ने उनकी एक नहीं मानी। सब उसे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि बाहर की असली दुनिया में वो कैसी है। बाहर की दुनिया में वो एक बहुत बुरे इंसान है और अगर वो इस बारे में जान गए तो वो भी उससे नफरत करने लगेंगे। डॉक्टर डेविड ने उसे बार बार समझाया कि हॉस्पिटल के बाहर भी कई लोग हैं जो उसे पसंद करते हैं। उसका परिवार है, उसके दोस्त है जो उसकी बहुत परवाह करते हैं और वो सब उसके घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एना थी कि सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसके मन में ये बात बैठ गई थी कि वो किसी काम की नहीं है और किसी को उसकी जरूरत नहीं है। उसके डिप्रेशन ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था, जिसके कारण वो सच को देखना ही नहीं चाहती थी। थर्ड पॉइंट है स्टार्ट बाय बिल्डिंग सेल्फ एस्टीम। क्या आप जानते हैं कि रिसर्च से ये बात सामने आई है कि 80% डिप्रेस्ड लोगों में लो सेल्फ एस्टीम या आत्मसम्मान होता है। ज्यादातर ऐसे पेशेंट्स खुद को बेकार समझने लगते हैं। हो सकता है कि असल में वो बहुत प्यारे और अच्छे लोग हो, लेकिन वो बस मान लेते हैं कि वो सबसे बुरे और सब उन्हें नापसंद करते हैं। ऐसा वो सिर्फ खुद ही नहीं सोचते बल्कि दूसरों को भी यकीन दिलाते रहते हैं कि वो बिल्कुल बेकार है। अब परिवार के कुछ लोग और कुछ दोस्त सच में उन्हें बेकार मानने लगते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वे सच में बेकार है, इसलिए
क्योंकि उन्होंने ही खुद सबको अपने बेकार होने का विश्वास दिलाया है। एग्जाम्पल के लिए जेनिफर एक राइटर है जिसने अभी अभी एक बुक कंप्लीट की है। जब उसकी बुक पब्लिश होने वाली थी तो उसे पैनिक अटैक आने लगे। उसने डॉक्टर डेविड की मदद लेने का फैसला किया। उसने डॉक्टर को बताया कि वो पहले भी कई थेरेपिस्ट के पास जा चुकी है लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, 5 के सेशन के दौरान उसे एक बात समझ में आई कि उसके अटैक का कारण था उसकी परफेक्ट बनने की इच्छा। उसे यह भी समझ में आया कि उसे ये क्वालिटी उसकी माँ से मिली थी। सच तो यह है कि जेनिफर कभी समझ ही नहीं पाई कि परफेक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती। ना ये जिंदगी परफेक्ट है और ना ही कोई इंसान। जेनिफर अपनी प्रॉब्लम जानती थी और वो उसका कारण भी जानती थी, लेकिन इसका सही इलाज नहीं जानती थी। किसी भी थेरेपिस्ट के पास उसके सवालों का जवाब नहीं था। वो अपने डिप्रेशन को ठीक करने के लिए प्रैक्टिकल एडवाइस चाहती थी। डॉक्टर डेविड ने आखिर उसे एक प्रैक्टिकल प्लान दिया। एक मेथड था जिसका नाम था रिस्क काउंटर। इसमें जेनिफर को जब भी कोई नेगेटिव ख्याल आए तो उस डिवाइस का बटन दबाना था। डॉक्टर डेविड ने उसे समझाया कि पहले कुछ हफ्तों के दौरान नेगेटिव विचारों की गिनती बहुत ज्यादा होगी, उसके बाद वो स्टेबल होने लगेगी और बाद में जाकर उसकी गिनती में कमी आएगी। फोर्थ पॉइंट है लर्न टू टॉक बैक व्हेन यू आर अंडर द फायर ऑफ क्रिटिसिज्म। तो हमने खुद से बात करना यानी सेल्फ टॉक से मन पर होने वाले असर के बारे में जाना। अगर आप हमेशा खुद के लिए नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आप उदास और अपसेट फील करेंगे। अगर आप खुद में कमियां या बुराइयां निकाल कर खुद को नीचा दिखाते रहेंगे तो आप सच में डिप्रेस हो जाएंगे। कई बार दूसरे जो हमारे लिए कहते हैं उससे प्रभावित होकर भी हम खुद को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। तो आपको इस तरह की बातों से डील करने के लिए कुछ टेक्निक सीखने होंगे। पहला, आपको बिना अपनी फीलिंग्स को इन्वॉल्व किए क्रिटिसिज्म को देखना सीखना होगा। आपको याद रखना होगा कि वो चुभने वाला सब सिर्फ उस इंसान के अपने विचार है और वो इंसान सही भी हो सकता है और गलत भी। अगर वो सही है तो आप उसकी एडवाइस मानकर खुद को अच्छे के लिए बदल सकते हैं। अगर वो गलत है तो उन बातों को बिल्कुल अनसुना करके खुद में अपना विश्वास बनाए रखें। आर्थर नाम का एक साइकेट्रिस्ट था। एक बार एक पेशेंट ने सुपरवाइजर से उसका कि आर्थर बहुत सख्त किस्म का आदमी था। आर्थर को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। वो खुद को क्रिटिसाइज करने लगा और डिप्रेशन की ओर बढ़ने लगा। उसे लगने लगा जैसा उसका करियर ही खत्म होने वाला है और अब कोई उस पर भरोसा ही नहीं करेगा। जैसे ही किसी ने उसे क्रिटिसाइज किया तो वो डर गया। वो खुद को ही दोष देने लगा और सोचने लगा कि अब उसकी जॉब चली जाएगी। लेकिन आर्थर ने एक बार भी नहीं सोचा कि वो पेशेंट गलत भी तो हो सकता था। उसे आर्थर सख्त लगा लेकिन शायद दूसरों को ऐसा ना लगता हो। इस एक नेगेटिव कमेंट को वो इग्नोर भी कर सकता था और मान लीजिए कि अगर वो पेशेंट सही भी था तो आर्थर उसे ध्यान में रखकर खुद को इम्प्रूव भी तो कर सकता था। फीलिंग एंग्री, व्हाट्स योर IQ? चलिए अब IQ की बात करते हैं। अभी IQ का क्या मतलब होता है? IQ का मतलब इंटेलिजेंस कोशेंट, लेकिन डॉक्टर डेविड जिस IQ की बात कर रहे हैं वो है इरिटेशन कोशेंट। कि आपको छोटी छोटी बातों पर चिढ़ होती है कि आप आसानी से इरिटेट हो जाते हैं। जब भी आपको गुस्सा आता है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक, या तो आप उसे अपने अंदर ही दबा कर रख सकते हैं या उसे बाहर निकाल कर तमाशा कर सकते हैं। जब आप अपने गुस्से को अंदर दबाने का फैसला करते हैं तो एक दिन ये बढ़ते बढ़ते डिप्रेशन में बदल जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप चिल्लाकर अपना गुस्सा जाहिर करेंगे तो आप दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। देखा जाए तो दूसरों पर गुस्सा ना निकालना ही सबसे अच्छा होता है और इसके लिए आपको अपने IQ यानी इरिटेशन कोशेंट का इस्तेमाल करना होगा। एक बात हमेशा याद रखें कि सिर्फ सिचुएशन आपको गुस्सा नहीं दिलाती बल्कि आप उसे किस नजरिए से देखते हैं, आप में उसे समझने की कितनी समझ है, यह उस वजह से भी होता है। यह सब दिमाग का खेल है। जब आप किसी सिचुएशन को शांति से समझने की कोशिश करेंगे तभी उसका हल निकलेगा। अब पीटर को ही ले लीजिए। वो एक पिता है जो काम से थक हार कर घर पहुंचा। उसका दिन बहुत स्ट्रेसफुल था और अब वो सिर्फ रेस्ट करना चाहता था, इसलिए वो अपने बच्चों को सुलाकर टीवी देखने बैठ जाता है। अब जब पीटर थोड़ा रिलैक्स कर रहा था, एंजॉय कर रहा था, तब अचानक उसका बच्चा नींद से जाग गया। फिर वो धीरे धीरे गिरते लड़खड़ाते पीटर तक पहुंचा। अब पीटर इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है यह सिर्फ उस पर डिपेंड करता है। या तो वो उस छोटे से बच्चे पर गुस्सा कर सकता है या वो ये सोच सकता है कि उसकी जिंदगी इतनी बेकार है कि उसके पास रिलैक्स करने तक की फुर्सत नहीं है। या फिर वो ये सोचकर शांत और खुश हो सकता है कि उस नन्हे से बच्चे ने उस तक पहुंचने के लिए अपना पहला कदम उठाया। वो एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने बच्चे को गोद में उठा सकता है। इनमें से वो क्या चुनता है यह सिर्फ और सिर्फ पीटर की चॉइस है। लास्ट पॉइंट है वेज ऑफ डिफीटिंग गिल्ट। डिप्रेशन का एक और कारण है जो है गिल्ट। कुछ लोग हर वक्त ही गिल्टी फील करते रहते हैं। वो अपने आसपास होने वाली हर चीज के लिए खुद को दोषी ठहराते हैं। जब उनसे कुछ गलत हो जाता है तो वो ये मान लेते हैं कि वो बुरे लोग हैं। जेनिस एक टीचर थी जिसे सीवियर डिप्रेशन था। ऐसी 2 यादें थी जिसने उसके मेंटल स्टेट को डिस्टर्ब कर दिया था। उसे बार बार याद आता था कैसे 15 साल की उम्र में उसने 2 बार दुकान से सामान उठा लिया था जिसके पैसे उसने नहीं चुकाए थे। वो खुद को चोर मानने लगी थी। हालांकि जेनिस दिल से एक ईमानदार इंसान बनने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन इन 2 घटनाओं की बुरी यादें उसे एक हेल्दी और खुशहाल जीवन जीने से रोक रही थी। जेनिस हर वक्त यही सोचती थी कि वो एक चोर है और एक बुरी लड़की है। उसका गिल्ट इतना गहरा था कि लंबे समय तक वो उसके दिल से निकल नहीं पाया था। धीरे धीरे बात यहाँ तक पहुँच गई कि हर रात जेनिस भगवान से प्रार्थना
प्रार्थना करती थी कि उसकी जान ले ले। वो दोबारा उठकर दुनिया का सामना नहीं करना चाहती थी। उसका गिल्ट इतने लंबे समय से था और इतना गहरा हो गया था कि इसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। एक दिन जब जेनिस इसे और बर्दाश्त नहीं कर पाई तो उसने अपने पति की पिस्टल ली और खुद को गोली मार दी। खुशकिस्मती से पिस्टल ठीक से लोड नहीं हुई थी, इसलिए उसका निशाना चूक गया। लेकिन इसके बाद तो जेनिस और भी मायूस हो गई। उसे लगा कि वो इतनी बेकार है कि वो ठीक से अपनी जान भी नहीं ले पाई। हमें समझना होगा कि कोई अपने बीते हुए कल को नहीं बदल सकता। जो हो गया सो हो गया, लेकिन आज आप पूरी कोशिश करके अपने आने वाले कल को बेहतर जरूर बना सकते हैं। आज आपके जैसे थॉट्स है वो आपके आज और कल दोनों पर असर डालेंगे। अपने बीते हुए कल को पकड़ कर ना रखें, उसे छोड़ना सीखें ताकि आप अपने आज पर फोकस करके उसे अच्छा बना सकें।